स्वागत है आप सभी का विकल्प द सॉल्यूशन के ई क्लास में। मैं साजन कुमार आज के इस सेशन में पुनः इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के सेगमेंट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा लेक्चर है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रकृति। तो बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हम बात करेंगे और कंटेम्प्रेरी लेवल तक आएंगे। और मैं पहले बता दूं उन बिगिनर स्टूडेंट को कि जो अभी शुरू कर रहे हैं अपने लेक्चर को, इसका मोड ऑफ जो स्टडी होगा वह प्रीलिम्स अप्रोच और मेंस के अप्रोच दोनों को एक साथ ले चलने का काम करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा का हम शुरुआत करते हैं। तो हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति, और लेक्चर के दौरान मैं कई बार बताऊंगा भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति। तो दोनों ही चीज एक ही है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी देश की जो राज्य व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वह उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान के अकॉर्डिंगली होता है, के अनुसार होता है। तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन में नहीं आना कि सर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और दूसरी बार पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आपने जाना पिछले कक्षा में कि जो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह रिलेट करता है नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो संविधान की प्रकृति होती है वह बतलाता है नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, राज्य व्यवस्था की प्रकृति को बतलाता है। तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान की प्रकृति है, आपको पता है कि लिखित प्रवृत्ति का है। जो भारतीय संविधान है कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाते वक्त कुछ शॉर्ट टर्मों का उपयोग करूंगा ताकि हमारा अधिक समय ना खर्च हो और जो हमारा समय है वह फैक्ट्स पे, वह कंटेंट पे और कंसेप्ट पे अधिक जाए। तो जो भारतीय संविधान का स्वरूप है वह स्वरूप कैसा है? तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। आपको पता है दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक लिखित और दूसरा अलिखित। जब ब्रिटेन के संदर्भ में हम देखेंगे तो वहाँ अलिखित संविधान की चर्चा है और जो हमारा संविधान है वह एक लिखित संविधान है। तो किसी भी देश की जो राज्य व्यवस्था होती है उसके संविधान के अनुरूप ही होती है। जब हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था की प्रकृति की, संविधान की प्रकृति की, तो किसी भी लिखित संविधान हेतु अगर किसी देश का संविधान अलिखित है तो वहां सिर्फ एक प्रकार की राज्य व्यवस्था पाई जाएगी, एक प्रकार का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहां पाया जाएगा और उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था। जो विश्व में आप देखेंगे तो आपको तीन प्रकार का व्यवस्था देखने को मिलेगा पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में। पहला एकात्मक, दूसरा संघात्मक और तीसरा अर्ध संघात्मक, यूनिटरी, फेडरल, क्वाजी फेडरल। तो अगर आपका संविधान अलिखित है तो वहां एक ही ऑप्शन है कि उस देश का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा वह यूनिटरी होगा, एकात्मक होगा। लेकिन यदि आपके जो संविधान है वह लिखित है तो वहां तीनों विकल्प हो सकते हैं और यह निर्भर करता है कि जो संविधान निर्माता है उनका क्या विजन था, उन्होंने किस सोच के साथ संविधान का निर्माण करा था। तो जब हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो निश्चय ही भारतीय संविधान के लिए तीनों ऑप्शन खुले होंगे भारतीय संविधान के लिए अपनाए जाने के लिए कि भारतीय संविधान कैसा होगा। चूंकि एक लिखित संविधान है और लिखित संविधान के लिए तीनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो निश्चय ही जो भारतीय संविधान के निर्माण करता थे उनके पास ये तीनों ऑप्शन होंगे। इनमें से किसे भारत का संविधान को अपनाया जाए, किस प्रकार का भारतीय संविधान को अपनाया जाए। तो चूंकि भारतीय संविधान मोटे तौर पर जान लीजिए एक संघात्मक संविधान है, लेकिन अभी भी बहुत सारे विद्वानों में इसके संघात्मक या अर्ध संघात्मक होने के मध्य बहुत सारे मतभेद हैं। लेकिन जो उपलब्ध मत है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान या तो संघात्मक हो सकता है, फेडरल हो सकता है, या तो यूनिटरी हो सकता है, या तो क्वाजी फेडरल हो सकता है। फेडरल बोले तो संघात्मक, यूनिटरी बोले तो एकात्मक और क्वाजी फेडरल बोले तो अर्ध संघात्मक।
अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा संघात्मक के क्या गुण होते हैं, एकात्मक के क्या गुण होते हैं और संघात्मक के क्या गुण होते हैं। अगर आपने संघात्मक समझ लिया, अगर आपने एकात्मक समझ लिया तो अर्थ संघात्मक स्वतः ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह स्वतंत्र संकल्पना नहीं है, यह संघात्मक और एकात्मक के ही मिश्रित संकल्पना का रूप है। तो हम बात कर रहे थे कि भारतीय संविधान लिखित है, तो निश्चय ही भारतीय संविधान निर्माताओं के पास ये तीनों विकल्प खुले होंगे कि कौन सा संविधान का कौन सा रूप होगा, किस प्रकार का संविधान होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण विद्वान है, उनके कुछ मत है, उन मतों को बार बार परीक्षाओं में कोट किया जाता है। तो उन्हीं मत के साथ हम शुरू करेंगे आज के इस संविधान की संरचना को। तो बहुत बार एक विद्वान है जिसका नाम है केसी वेयर, उनके मत को कोट किया जाता है। तो जो केसी वेयर साहब थे, उनका मानना था कि जो भारतीय संविधान है वह अर्धसंघात्मक प्रकृति का है। हालांकि लोग डीडी बसु, दुर्गादास बसु के बारे में भी बताते हैं कि उन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक बतलाया। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जो दुर्गादास बसु है वह अर्धसंघात्मक के बारे में बात नहीं करते हैं, वह भारतीय संविधान के संघात्मक प्रकृति के पक्षधर हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। दुर्गादास बसु भारतीय संविधान के संघात्मक पक्ष के पक्षधर हैं, डीडी बसु। हालांकि कुछ एक विद्वान हैं जो भारतीय संविधान के एकात्मक पक्ष की बात करते हैं। हालांकि यह सबसे कमजोर तर्क है और ऐसे कहने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ही कम है। जब भी भारतीय संविधान के प्रकृति के समक्ष में कंफ्यूजन उत्पन्न होता है तो बात अर्धसंघात्मक और संघात्मक के मध्य में आता है, एकात्मक का कोई बात ही नहीं है। तो जो लोग एकात्मक के पक्ष लेते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत कम है। जब भी कंफ्यूजन उत्पन्न होता है तो संघात्मक और अर्धसंघात्मक के बीच में आपको कंफ्यूजन आता है। तो अगर आप किसी भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो और वहां आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, तो आपका आंसर होना चाहिए संघात्मक। अगर संघात्मक मान लो ऑप्शन में नहीं है, तब आप अर्धसंघात्मक पर चर्चा कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसके बारे में आगे और डिटेल से बात करेंगे कि कैसे कब आंसर चूज करना है, आगे बताएंगे आपको। चलिए, और एक और विद्वान है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रोविट। उनका भी मानना है कि जो भारतीय संविधान है वह संघात्मक है, और भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक समिति का संगठन बनाया गया था जिसका नाम था प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति का भी यही मानना था कि जो भारतीय संविधान की प्रकृति है वह संघात्मक है, वह संघात्मक है। इन सभी मतों से दूर जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे हटके बात है, मत है, वह है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दो महत्वपूर्ण निर्णय में, दो महत्वपूर्ण वाद में भारतीय संविधान के संघात्मक प्रवृत्ति होने का पक्ष लिया है। तो वह दो मामला है सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1973 ईस्वी में और फिर 1994 ईस्वी में दो महत्वपूर्ण केस का डिसीजन आया। एक था केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य। और दूसरा था 1994 ईस्वी में SR बॉम्बे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 1973 में केशवानंद भारतीवाद और 1994 में SR बॉम्बे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, दो मामला में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो भारतीय संविधान की प्रकृति है वह संघात्मक है, और जो भारतीय संविधान का जो एकमात्र विश्लेषक है, जो विश्लेषण करने की जिसको क्षमता है, जिसकी आधारशिला है, वह आपका सुप्रीम कोर्ट है। और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है
वह सर्वमान्य होता है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो भारतीय संविधान है, जो उसकी प्रकृति है, वह संघात्मक है। कैसा है? संघात्मक है। तो आपने अभी देखा कि जो भारतीय संविधान की प्रकृति है वह संघात्मक है, और अब हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान के संघात्मक होने का या एकात्मक न होने का क्या कारण है, ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं, ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिसके आधार पे हम कहेंगे कि यह भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है, एकात्मक नहीं है। तो अभी आपने देखा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आईसी, इसका प्रकृति कैसे निकल के आया चर्चा के माध्यम से? संघात्मक फेडरल। तो अभी हम देखेंगे कुछ वैश्विक मापदंड को, जिससे हमें पता चलेगा कि जो फेडरल व्यवस्था होता है उसके लिए किन किन आधारशिला, किन किन फंडामेंटल्स की आवश्यकता है कि हम बोलेंगे कि यह फेडरल व्यवस्था है। ऐसा क्या व्यवस्था आपको दिख जाए कि आपको कहना पड़ जाए कि यह तो फेडरल व्यवस्था है? तो इसके लिए कुछ वैश्विक मापदंड है, कुछ वर्ल्ड लेवल पे इसके लिए कुछ पैमाना बनाए गए हैं कि अगर आपको अपने राजनीतिक व्यवस्था में इन चीजों का समागम देखने को मिलता है तो आपका संविधान फेडरल है, आपका संविधान एकात्मक है या अर्धसंघात्मक है। तो सबसे पहले मैं फेडरल होने के लिए जो आधारभूत कुछ बातें हैं मैं उनको लिखूंगा। तो मैं शॉर्ट में एक चीज लिख रहा हूं, डीएस रॉ। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, डीएस रॉ, DSRAW। डीएस रॉ का मतलब है कि फेडरल होने के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो कुछ वैश्विक मापदंड है, वह मापदंड क्या है? डीएस रॉ। कहिएगा डीएस रॉ क्या है? तभी मैं बताऊंगा कि डीएस रॉ क्या है। अगर आपके संविधान में ये डीएस रॉ मिल जाए तो समझ लेना कि आपके देश का संविधान की जो प्रकृति है वह संघात्मक है, जो राज्य व्यवस्था है वह संघात्मक है। डी का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर। अगर आपके संविधान में, आपके राज्य व्यवस्था में डिवीजन ऑफ पावर दिख जाए तो आप कहिएगा कि हमारा संविधान या हमारा राजनीतिक व्यवस्था संघात्मक है। तो डिवीजन ऑफ पावर क्या है? तो डिवीजन ऑफ पावर का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा, या आप डिवीजन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कह सकते हो। जब आपके संविधान में सरकार का दो लेवल देखने को मिले, एक तो केंद्र के लेवल पर और दूसरा राज्य के लेवल पर, तो उन दोनों में संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से कुछ शक्तियों को बांटा जाता है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को दी जाती है, कुछ शक्तियां राज्य सरकार को दी जाती है, और राज्य सरकार अपने मद में कानून बनाते हैं, प्रशासन चलाते हैं, और केंद्र सरकार अपने मद में कानून और प्रशासन चलाते हैं। तो इसे ये कहते हैं हम डिवीजन ऑफ पावर। जो संघीय व्यवस्था है मुख्य रूप से समझ लीजिए, उसमें दो स्तर पर सरकारें होती है, एक तो केंद्र के स्तर पर और दूसरा प्रोविंसेस, प्रांत और राज्य के स्तर पर। तो डिवीजन ऑफ पावर जो है वह आपको दिखना चाहिए। अगर प्रश्न पूछ ले आपसे कि डिवीजन ऑफ पावर किस प्रकार के संविधान का गुण है, लक्षण है, तो आपका आंसर होगा संघीय फेडरल। तो आपने देखा डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, लेकिन एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। तो शक्तियों का विभाजन और शक्तियों का जो पृथक्करण है, दोनों अलग अलग संकल्पना है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। शक्तियों का विभाजन और शक्तियों का पृथक्करण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर, दोनों ही डिफरेंट कंसेप्ट है। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है वह है सरकार के अंगों में शक्तियों का विभक्तिकरण। कहने का मतलब चाहे वो एकात्मक हो, चाहे वो संघात्मक हो, चाहे वो अर्धसंघात्मक हो, वहां जो सरकार के अंग हैं, तो सरकार के अंग क्या है? कार्यपालिका, न्यायपालिका और
कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ये है सरकार के अंग। तो सरकार के अंग सभी जगह मिलेंगे, चाहे वो एकात्मक हो, चाहे वो संघात्मक हो, चाहे वो अर्थसंघात्मक हो। एकात्मक होगा तब भी कोई ऐसा संस्था होगा जो कानून बनाएगा, कोई संस्था जो निर्णय देगा, कोई संस्था जो कार्यकारी को देखेगा। तो यह है सरकार के अंग। जब आप सरकार के अंगों में शक्तियों का विभाजन करते हैं कि भाई तुम कानून बनाओगे, तुम प्रशासन करोगे, तुम कार्यभार देखोगे, तो यह प्रशासन के अंग में जब कानून बांटे जाते हैं उसे कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। लेकिन जब सरकार से सरकार के लेवल पे कानून को बांटा जाता है उसे कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। तो डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर में अंतर को स्पष्ट करके रखिएगा। सेपरेशन ऑफ पावर, जो सेपरेशन ऑफ पावर है वह सरकार के अंगों में शक्तियों के विभाजन की बात करती है, पृथक्करण की बात करती है। लेकिन जो डिवीजन ऑफ पावर है यह सरकार से सरकार के लेवल पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन की बात करता है। तो पहला जो डीएस रॉ में जो पहला डी था उसका मतलब है डिवीजन ऑफ पावर। अगर डिवीजन ऑफ पावर है आपके पास तो समझ लीजिएगा आपका संविधान कैसा है, संघात्मक है। अगला जो पॉइंट है एस, एस का मतलब होता है सुपरमेसी। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। अगर संविधान की सर्वोच्चता आपको दिख जाए तो कह देना कि यह जो लक्षण है वह संघीय शासन का है। तो संविधान की सर्वोच्चता को ऐसे समझते हैं कि राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकारें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें मनमानी करे, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार मनमानी करे। इस दोनों को संविधान के दायरे के अंदर रह के कार्य करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि कोई कानून है जिस पर 50% अधिकार है केंद्र सरकार का और 50% अधिकार है राज्य सरकार का। तो केंद्र सरकार कभी ऐसा नहीं कर सकता है कि राज्य सरकार के अधिकार को 40% कर दे, 20% कर दे घटाकर, और कभी राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि केंद्र सरकार से अब 50 से 60% करवा ले। तो ये दोनों के ऊपर जो संविधान है वो बाध्यकारी होगा, दोनों संविधान के अंतर्गत रह के कार्य करेंगे। तो यह हुआ आपका सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। अगला जो आर है इसका मतलब होता है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी, RIGIDITY, रिजिडिटी, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कठोरता, संविधान की कठोरता। कहने का मतलब भारतीय संविधान, आगे मैं बताऊंगा कि न तो अधिक कठोर है न ही अधिक नम्य है, मतलब कठोर भी है और नम्य भी है, दोनों के बीच तालमेल स्थापित करता है। कुछ प्रावधान है जो कठोर बनाए गए हैं, कुछ प्रावधान है जो कठोर नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन ये तो कुछ विशेष बातें हैं, लेकिन संविधान की कठोरता का मतलब हुआ कि आप संविधान को, ऐसा नहीं है कि संविधान को जैसे मर्जी से परिवर्तित कर दे। कठोर और लचीला का मतलब होता है लचीला वस्तु को आप जैसे चाहे वैसे बदल सकते हो उसके आकार को, लेकिन भारतीय संविधान इतना भी लचीला नहीं है कि जब मर्जी चाहे केंद्र सरकार उसे पलट दे, उसे बदल दे, उसके स्वरूप को बदल दे, तो ऐसा भी नहीं है। तो भारतीय संविधान की जो कठोरता है वह भी एक। अगला है ए का मतलब होता है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट कहने का मतलब वहां जो कोर्ट अथॉरिटी होगा, जो प्रशासन चला रहे हैं, जो शासन चला रहे हैं, वो व्यवस्था तो आप देख ही लिया। उसके अलावा एक न्यायालय का व्यवस्था होगा जहां में न्यायिक कार्य किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो कार्यपालक है वही न्याय भी करने लग जाए, तो ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी। वहां न्याय करने के लिए एक अलग व्यवस्था आएगा जिसे हम कहते हैं अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। वहां कोर्ट भी मौजूद होगा, कोर्ट का भी अस्तित्व होगा, न्यायालय भी अस्तित्व में रहेगा। अगला है डब्ल्यू का मतलब होता है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन।
कहने का मतलब अगर संविधान लिखित नहीं है तो फिर फेडरल व्यवस्था नहीं आ सकता। मैंने पहले ही बताया था कि फेडरल व्यवस्था के लिए लिखित संविधान का होना जरूरी है। जब संविधान अलिखित होता है तो वहां सिर्फ एक ही व्यवस्था आ सकता है, एकात्मक। और क्या एकात्मक व्यवस्था में, एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, क्या एकात्मक व्यवस्था में डिवीजन ऑफ पावर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एकात्मक व्यवस्था वही करता होता है, वही धरता होता है। जब आप भी करता है, आप ही धरता है, तो आप शक्तियों का विभाजन कैसे कर सकते हो, बंटवारा कैसे कर सकते हो? तो यह हमारा आज का लेक्चर था, भारतीय संविधान की प्रकृति, जो संघात्मक प्रवृत्ति के बारे में हम बात किए। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपने इससे कुछ सीखा, तो हमारे लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जान पहचान के स्टूडेंट्स को शेयर करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो हम और भी ऊर्जा के साथ आपके समक्ष आएंगे और आपके हित के लिए काम करेंगे ताकि आप सफल हो पाएँ। और यह जो व्यवस्था होगी पूरी तरह से निःशुल्क है। तो अब मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा समर्थन करें, तभी हम और जोश के साथ आपके समक्ष नए नए विषयों के साथ, नए नए विचारधाराओं के साथ और अच्छे अच्छे शिक्षकों के साथ उपस्थित होंगे।